नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी राजस्थान की हिस्ट्री, और राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर अपन जो बात कर रहे थे वो अजमेर के चौहान के ऊपर कर रहे थे। और अजमेर के चौहान के ऊपर अपन ने बात की थी कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसने की। उसके बाद अजयराज की बात की थी। उसके बाद अपन ने अर्णोराज या नाजी की बात की थी, विग्रहराज चतुर्थ की बात की थी। और आज जो बात करेंगे वो अजमेर के कुशल शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पिता का नाम था सोमेश्वर। मेरे दोस्तों, सोमेश्वर की बताई जाती है अचानक हत्या हो जाती है। किसी इतिहासकार ने कहा था कि इसको किसी के द्वारा मार दिया गया, परंतु सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो गई। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद इसका पुत्र, जिसका नाम था सोमेश्वर का पुत्र, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड अजमेर का शासक बना। और यह शासक बना 1177 से 1192 तक यह अजमेर का शासक बना। सोमेश्वर की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1166 में, और ये हुआ था गुजरात का एक स्थान है अहिलापाटन, गुजरात का स्थान है, वहां पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान छोटी सी उम्र में ही शासक बन गया। 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गया। इसकी मां थी जिसका नाम था कर्पूरी देवी। इसकी मां का नाम कर्पूरी देवी था, लेकिन छोटी उम्र में होने के कारण पृथ्वीराज चौहान का जो संरक्षक का काम या शिक्षिका का काम किया था वो इसकी मां कर्पूरी देवी ने किया था। शिक्षिका का काम इसकी मां कर्पूरी देवी ने किया था। इसका जो सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था, उससे सेनापति का नाम था भुवन मल्ल इसका सेनापति बताया जाता है पृथ्वीराज तृतीय का। और इसका प्रधानमंत्री का नाम था कैलाश, और इसी का नाम था कदमदास। देखिए, पृथ्वीराज चौहान थर्ड 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गए, क्योंकि छोटी उम्र थी। पिता का सारा कार्यभार पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने स्वयं ने संभाल लिया। इसकी शिक्षिका का काम इसकी मां कर्पूरी देवी ने संभाला। इसका जो सेनापति था वह भुवन मल्ल, और जो प्रधानमंत्री था वो था कैलाश या कदमदास। उसके बाद बात करता हूं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जो नीति थी वो थी दिग्विजय। दिग्विजय का मतलब होता है कि अपने चाहे दुश्मन हो या प्यारा हो, आस-पास के अड़ोसी या पड़ोसी को अपनी ओर मिलाना दिग्विजय का मतलब होता है। दिग्विजय का मतलब है कि अपने अड़ोसी पड़ोसी को अपनी ओर मिलाना। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड की नीति थी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जो उपाधि की बात करूं, उपाधि वो थी दलपंगुल, और एक थी राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की दो उपाधियां थी, एक का नाम था दलपंगुल और दूसरी का नाम था राय पिथोरा। इनका मतलब होता है विश्व विजेता। छोटी सी उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान विश्व विजेता होने का संपन्न सजोने लगे। पिता की अचानक मृत्यु होगी, माता ने उसका शिक्षिका का काम संभाला, उसका लालन पालन किया।
उसकी प्रधानमंत्री की बात करूं तो कैमस या कदमदास, बात करूं सेनापति की भवन मल्ल, उसका सेनापति था। 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान थर्ड शासक बन गए। देखिए क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जब 11 वर्ष की उम्र में शासक बना। चलिए फिर दोस्तों, अगर आपको किसी वैकेंसी, किसी नौकरी के अंदर अगर जॉब लग गए तो अपनी जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे वो बड़े दुखी होंगे। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान जब 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया तो इसके जो अड़ोसी पड़ोसी, इसका जो चचेरा भाई था जिसका नाम था नागार्जुन, वो बड़ा दुखी हुआ क्योंकि वो भी शासक बनना चाहता था। नागार्जुन शासक बनना चाहता था परंतु उसके स्थान पर पृथ्वीराज चौहान थर्ड शासक बन गए। नागार्जुन नाराज हो गए तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और नागार्जुन के बीच में नागार्जुन इसका चचेरा भाई था। चचेरा भाई के बीच में 1178 की बात है। 1178 में एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम है गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध, इस गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन की तरफ से नागार्जुन का सेनापति जिसका नाम था देवभट्ट और पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जिसका नाम था भवन मल्ल और एक प्रधानमंत्री जिसका नाम था कदमदास, इनके बीच गुड़गांव नामक स्थान पर दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है जिसमें देवभट्ट की हत्या कर दी जाती है और पृथ्वीराज चौहान थर्ड इस युद्ध में क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड विजय हो जाता है और नागार्जुन की इस युद्ध में पराजित हो जाती है। इससे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जैसे जैसे पृथ्वीराज चौहान थर्ड का अस्तित्व बढ़ता गया वैसे वैसे पृथ्वीराज चौहान क्या होता है कि एक बार गुड़गांव और हिसार के बीच में, गुड़गांव और हिसार के बीच में एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था भटानक जाति। बात है 1182 की। गुड़गांव और हिसार के बीच में एक जाति निवास करती है और जिस जाति का नाम है भटानक जाति, और इस जाति का मकसद था धीरे धीरे अपने साम्राज्य को आगे की ओर बढ़ाना। मतलब अगर किसी खेत का किसान खेत की अगर देखभाल नहीं करता तो पड़ोसी के द्वारा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा जा सकता है, वैसे ही इस जाति का मकसद था कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना। यह बात जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पता चली तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड इस भटानक जाति के ऊपर 1182 में आक्रमण कर दिया और 1182 में इस जाति को यहां से भगा दिया। आगे बात करूं पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। बात है महोबा के एक शासक थे। महोबा के एक शासक थे जिसका नाम था परमरदेव चंदेल। परमरदेव चंदेल महोबा के बड़े कुशल शासक बताए जाते हैं परमरदेव चंदेल। बात है 1182 की। परमरदेव चंदेल को पता चल गया था कि पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए इसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित कर दिया और एक बड़ी कुशल ही जाति थी और जिस जाति का नाम था भटानक जाति, और उसका भी संहार पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा कर दिया गया है। यह खबर जब महोबा के शासक परमरदेव चंदेल के पास पहुंची तो परमरदेव चंदेल के गुप्तचरों से पता चला कि अगला जो वार होगा, अगला जो आक्रमण होगा वो परमरदेव चंदेल के ऊपर होगा,
क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो नीति थी वो थी दिग्विजय की नीति। और दिग्विजय नीति का मतलब है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, प्यार से या दुश्मनी से जैसे भी बढ़ाना है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, यही पृथ्वीराज चौहान थर्ड का मकसद था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड अपने मकसद को पूरा करने के लिए महोबा के एक शासक परमृदेव चंदेल के ऊपर आक्रमण कर दिया। और परमृदेव चंदेल के दो बड़े कुशल सेनापति थे, जिसका नाम था आला और एक का नाम था उदल। दो बड़े कुशल सेनापति थे। बताया जाता है कि आला और उदल, एक बार की बात है कि परमृदेव चंदेल के दोनों सेनापति नाराज होकर किसी पड़ोस के राजाओं के पास चले गए। लेकिन जब परमृदेव चंदेल को पता चला कि आला और उदल ने, जब परमृदेव चंदेल को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने ऊपर आक्रमण करने की योजना बना ली है, तो उसने आग्रह किया आला और उदल को वापस बुलाया, क्योंकि ये बड़े वीर सेनापति थे। आला और उदल परमृदेव चंदेल के कहने के ऊपर वापस आ गए और इनके बीच में 1182 में महोबा नामक स्थान पर, और इसी युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। इसी युद्ध का दूसरा नाम है तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध। महोबा और तुमुल का युद्ध 1182 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड और परमृदेव चंदेल के बीच में हुआ। बताया जाता है कि सेनापति आला उदल बड़े वीर थे और इनकी वीरता को एक जगनी नामक कवि ने देखा और उसने कहा कि 8 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, 8 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, क्षत्रिय जी 18 वर्ष बाकी जिंदगी धिक्कार। मतलब 8 वर्ष कुत्ता जीता है, 13 वर्ष सियार जीता है, केवल क्षत्रिय 18 वर्ष ही जीता है और बाकी उसकी जिंदगी धिक्कार होती है, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध भूमि में युद्ध करते वीर गति को प्राप्त होता है। इसकी वीरता को देखकर, आला और उदल की वीरता को देखकर अनेक कवियों ने अनेक कविताएं लिखी। इतने वीर थे आला उदल। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने कहा था कि आला उदल जैसे अगर कुशल सेनापति मेरे पास हो तो मैं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। आला उदल 1182 में महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ, जिसमें परमृदेव चंदेल की दोस्तों हार हो गई और जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गए। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था और पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य के बढ़ते हुए प्रकोप से, इसने गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था भीम सिंह, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था भीम सिंह सेकंड। गुजरात का शासक था, गुजरात के शासक भीम सिंह सेकंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। बात है मेरे दोस्तों 1184। गुजरात के शासक भीम सिंह के ऊपर पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने आक्रमण कर दिया और भीम सिंह के ऊपर आक्रमण करने के 2 कारण बताए जाते हैं। बताया जाता है कि भीम सिंह ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता, जिसका नाम था सोमेश्वर की हत्या में भीम सिंह का हाथ बताया जाता था। कई इतिहासकार तो बताते हैं कि सोमेश्वर की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हुई, परंतु कई इतिहासकार यह बताते हैं कि सोमेश्वर की मृत्यु भीम सिंह के द्वारा की गई। परंतु पृथ्वीराज चौहान ये सोचता था कि मेरे पिता सोमेश्वर की हत्या भीम सिंह ने की थी और इसी का बदला लेने के कारण 1184 में नागौर नामक स्थान पर भीम सिंह के साथ युद्ध किया। पहला कारण तो यह बताया जाता है। और दूसरा कारण, एक सिरोही की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचनी। सिरोही की एक राजकुमारी थी जिसके नाम था इंचनी। दोस्तों इंचनी से प्यार कौन करता था? भीम सिंह सेकंड। इंचनी से प्यार कौन करता था? भीम सिंह सेकंड। लेकिन इंचनी किससे प्यार करती थी? पृथ्वीराज चौहान थर्ड से। आपने सुना होगा कि तू प्यार किसी और का है और तुझे चाहता कोई और है।
इंचनी को चाहता कौन था? भीम सिंह। लेकिन इंचनी किसे चाहती थी? पृथ्वीराज थर्ड को चाहती थी। और पृथ्वीराज थर्ड को जब इंचनी ने यह कहा कि भीम सिंह मेरे ऊपर दबाव बना रहा है शादी का, तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर नागौर के पास आ गया। बात थी 1184 की, और इनके बीच में नागौर नामक स्थान पर यह नागौर का युद्ध 1184 में हुआ, जिसमें मेरे दोस्तों भीम सिंह की क्या हुई? हार हुई। भीम सिंह की हार हुई, और इसमें जो विजय प्राप्त हुई वो विजय प्राप्त हुई पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। पृथ्वीराज चौहान थर्ड अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित कर गया, परमर्दिदेव चंदेल को पराजित कर दिया, एक भयंकर जाति जिसका नाम भंडानक जाति था उसको भी पराजित कर दिया, गुजरात का शासक भीम सिंह सेकंड को भी पराजित कर दिया। लेकिन एक चीज आपको पता होगा, 1184 में युद्ध में हार हो गई, परंतु 1187 में एक जगदेव नामक व्यक्ति ने भीम सिंह और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या करवा दी? संधि करवा दी। दोनों आपस में मिल गए। धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान का वर्चस्व बढ़ता चला गया, और आपको पता होगा जब इंसान का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है तो कुछ न कुछ उटपटांग काम जरूर करता है। उटपटांग काम पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने क्या किया कि कन्नौज का एक शासक था, कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का शासक था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल। मेरे दोस्तों, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी और जिसका नाम था संयुक्ता। जयचंद गढ़वाल की एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था संयुक्ता। संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक दूसरे से बेतना मोहब्बत करने लग गए। ये बात धीरे धीरे जयचंद गढ़वाल को पता चल गई कि संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान थर्ड से शादी करना चाहते हैं और वो उससे प्यार करती है। तो एक चीज आपको बताऊं कि ये पिता को भी ना खुश, पिता और भाई भी ना खुश, और उसने अपनी बहन को साफ मना कर दिया कि तेरे लिए पृथ्वीराज चौहान से सुंदर वर ढूंढेंगे। इसके लिए जयचंद गढ़वाल ने संयुक्ता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर दिया। जयचंद गढ़वाल ने जितने पूरे विश्व के बड़े बड़े राजा राजकुमारों को बुला लिया और संयुक्ता से कहा कि आपका जो मनपसंद वर है उसे चुन लीजिए। परंतु इस स्वयंवर के अंदर अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड को नहीं बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जब नहीं आए तो जयचंद गढ़वाल ने उसकी बेइज्जती करने के लिए उसका एक मिट्टी का पुतला, जहां पर मेहमानों का मेन गेट जहां पर चप्पल उतारी जाती है वहां पर जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुतला खड़ा कर दिया, जिससे संयुक्ता को बड़ा ही दुख हुआ। क्योंकि अगर आप उसे सम्मान नहीं दे सकते हो तो आप उसकी बेइज्जती भी नहीं कर सकते हो। संयुक्ता अपने पिता से कहा कि पिताजी, कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड को आपने नहीं बुलाया, इससे मेरे को कोई दुख नहीं है, परंतु आपने उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, उसके पुतले को जहां पर चप्पल उतारी जाती है वहां पर रखा, यह मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मेरे दोस्तों, जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर का आयोजन कर दिया। संयुक्ता के हाथ में माला दे दी। संयुक्ता स्वयंवर में माला लेकर आगे बढ़ रही थी। जब संयुक्ता आगे बढ़ रही थी तभी लास्ट में प्रत्येक राजकुमार अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि संयुक्ता अपनी माला डालेगी, किसी और के डालेगी, परंतु संयुक्ता
जहां पर चप्पल निकल रही थी वहां पर बाहर निकल जाती है और वहां पर पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो पुतला होता है उसी को संयोक्ता माला डाल देती है। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। जब ये बात स्वयंवर में बैठे हुए राजकुमारों को पता चली कि स्वयंता ने अपना वर चुन लिया है और स्वयंता ने जो वर चुना है वो और कोई नहीं, इसका ही प्रेमी पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। जब संयोक्ता के बारे में उसके पिता को पता चला तो पिता ने संयोक्ता को बड़ा बुला था, क्योंकि संयोक्ता के पिता के द्वारा जितने भी मेहमान बुलाए गए थे उन सभी मेहमानों का संयोक्ता ने क्या किया, अपमान किया। संयोक्ता का पिता संयोक्ता को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। यह बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान अजमेर से सीधा कन्नौज चला गया और कन्नौज से संयोक्ता को उठा के ले गया और संयोक्ता के साथ क्या कर ली, शादी कर ली। संयोक्ता के साथ शादी कर ली। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोक्ता को कौन उठाकर लाया, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। मेरे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड संयोक्ता के ऊपर इतना ज्यादा मोहित था कि दिन रात संयोक्ता के प्यार में पागल था। वक्त बीतता गया। बात जब हिंदुस्तान के ऊपर ये दुख की घड़ी थी तब एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी एक कुशल शासक। मोहम्मद घोरी एक कुशल शासक ने क्या किया कि मोहम्मद घोरी के पास जयचंद गढ़वाल गया और जयचंद गढ़वाल ने कहा कि आप अजमेर का एक शासक है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान थर्ड और उसने मेरी पुत्री संयोक्ता को उठा लाया, मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की। तो मेरे दोस्तों जयचंद गढ़वाल मोहम्मद घोरी के साथ मिल गया और मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर 1191 में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। 1191 में आक्रमण किया। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, मोहम्मद घोरी की सबसे पहले हार मुल्कराज सेकंड के साथ हुई। उस युद्ध का नाम था आबू अहिलवाड़ का युद्ध। आबू अहिलवाड़ के युद्ध में मोहम्मद घोरी की पहली हार थी। यह युद्ध मुल्कराज सेकंड के साथ हुआ और आपको बता दो कि मुल्कराज सेकंड का भी पिता छोटी सी उम्र में खत्म हो गया, यानी मृत्यु हो गई और इसका भी लालन पालन इसकी मां जिसका नाम था नायिका देवी, नायिका देवी के द्वारा इसका लालन पालन किया गया। और यह बात है 1182 में आबू अहिलवाड़ के युद्ध में मुल्कराज सेकंड के द्वारा मोहम्मद घोरी की पहली हार हुई। मोहम्मद घोरी की दूसरी हार पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ हुई। वो बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।